Okay, assalamu alaikum everyone. The objectives of today's class are like we will look into the basic definition of demand, then we will explain law of demand, and then we will make and draw the graph, and then we will look into the factors that affect law of demand. So first of all, if we define demand, demand is the desire that is supported by willingness and ability to pay for a product. So डिमांड के अंदर आपको लाइक दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं वन इज़ देयर शुड बी डिज़ायर एंड द कस्टमर मस्ट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी टू पे फॉर दैट प्रोडक्ट जैसे सपोज करें कि इफ़ यू वांट टू परचेज अ लैपटॉप दैट वर्थ 50,000 रुपीज़ but you have only 40,000 rupees, then this laptop cannot become your demand because you don't have sufficient amount of money to purchase that laptop. Again, I'm repeating the definition of demand and you can note it down later on. So demand is the desire supported by willingness and ability to pay for a product. And then we will look into the law of demand. Law of demand को अगर हम define करें तो law of demand basically हमें बताता है कि if we keep all other factors constant, if we keep all other factors constant, then what happens to the demand if price changes? Law of demand states that if price falls, quantity demand will rise, and if price increases, quantity demand will fall. So there is negative relationship between price and quantity demand. Okay, so if price decreases, quantity demand increases, and if price increases, quantity demand falls. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब प्रोडक्ट्स चीपर होती हैं, प्राइसेस कम होती हैं, तो लोग ज़्यादा परचेज करते हैं, ज़्यादा डिमांड करते हैं। और जब प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, लोग कम गुड्स बाय करते हैं। ठीक है, और ये नेचुरल चीज़ है ना, अगर आपकी पॉकेट में कुछ पैसे हैं, आप कुछ कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, अगर वो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होगी, इफ़ द प्राइस इज़ हाई, देन ऑटोमेटिकली यू कैन परचेज लेस ऑफ दैट प्रोडक्ट। सो लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली इसी नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं कि इफ़ प्राइस इज़ हाई, quantity demand will be low because it decreases purchasing power of the people. And when price is low, quantity demand will rise. Right? Is it clear? Okay, so now we can draw a graph, a table and diagram for that as well to further like look into it. जैसे suppose करें कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करने के लिए जाते हैं उसकी सर्टेन प्राइसेस पे आप कितनी क्वांटिटी बाय करेंगे सो दिस इज प्राइस इसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा वैसे अगर प्राइस आपके पास $10 है लेट्स से यू परचेज 100 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट लेट्स से आप बनाना की बात करें ₹10 प्राइस हो तो आप 100 बनाना बाय कर लेते हैं अगर प्राइस कम होगी तो ऑटोमेटिकली योर परचेजिंग पावर विल इंक्रीज एंड यू कैन परचेज मोर बनाना ठीक है और अगर प्राइस और कम होगी तो बताएं ज़रा क्वांटिटी डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा इट विल फर्दर गो अप तो ये कितनी हो जाएगी 140 हो जाएगी इफ प्राइस फर्दर फॉल्स टू $4 या ₹4 देन प्राइस क्वांटिटी डिमांड विल फर्दर इंक्रीज अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है ये यूनिट्स का मतलब है कितने नंबर्स में आप खरीद रहे हैं अगर $10 की प्रोडक्ट मिल रही है या ₹10 की प्रोडक्ट मिल रही है तो आप उस प्रोडक्ट के 100 यूनिट्स बाय कर लेते हैं अगर प्राइस कम होगी $8 हो जाएगी तो आप क्वांटिटी ज़्यादा खरीद सकते हैं क्योंकि अब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी प्रोडक्ट सस्ती मिल रही है तो आप ज़्यादा खरीद सकते हैं उसी सेम इनकम के साथ प्राइस और कम होगी $6 पे आ जाएगी तो आप और ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं प्राइस और कम होगी तो और ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर सकते हैं अब नेक्स्ट व्हाट टू डू नेक्स्ट इज बेसिकली यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस टेबल कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं ये आपके पास यहाँ पे ओरिजिन हम शो करते हैं एंड दिस इज क्वांटिटी डिमांड ऑन एक्स वी हैव क्वांटिटी डिमांड एंड ऑन वाई वी हैव प्राइस ठीक है तो ये आपके पास लेबलिंग करनी है हमारे पास दो चीज़ें वन इज प्राइस एंड द अदर वन इज क्वांटिटी डिमांड सो आई प्लॉटेड क्वांटिटी डिमांड ऑन एक्स एंड प्राइस ऑन वाई एक्सेस अब मैं नेक्स्ट काम क्या करूँगा ये जो मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हैं नाउ आई विल प्लॉट दीज वैल्यूज़ ऑन डायग्राम सो इनिशियली यहाँ पे मैं 100 क्वांटिटी लिख देता हूँ देन 120 एंड देन 140 एंड देन 160 तो ये क्वांटिटीज़ मैंने ये सारी की सारी प्लॉट कर दी नाउ आई हैव टू प्लॉट दीज values of prices on y-axis so price is initially 4
देन 6, देन 8 एंड देन 10। ठीक है, ये मैंने प्लॉट कर दी। what to do next, what to do next is कि you have to basically join these values, like price जब 10 है तो quantity 100 है, प्राइस 10 और क्वांटिटी 100, इनको जब आप ज्वाइन करेंगे तो किस तरह ज्वाइन करते हैं, मैथ में आप लोग इसके बारे में ऑलरेडी सीख चुके हैं। 100 को जब आपको ज्वाइन करना है 10 के साथ, तो ये दोनों यहाँ पे आके ज्वाइन करें, सो ज्वाइनिंग पॉइंट आपको ये मिल जाएगा। इसको नाम दे दें, ए का नाम दे दें, लेट्स अज्यूम। वर्चुअल क्लास अगर आपको समझ ना आ रही हो तो बेटा चैट में लिख दीजिएगा। एंड नेक्स्ट इज लाइक प्राइस जब आपके पास $8 हो जाती है तो क्वांटिटी 120 है। तो ये देखिए 120 से मैंने डॉटेड लाइन बनाना शुरू की और ये मैं इसको ले जाता हूँ 8 तक। तो जहाँ पे 8 और 120 ज्वाइन करेंगे एक और पॉइंट मुझे मिल जाएगा, इसको पॉइंट बी का नाम दे देता हूँ। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज पॉइंट $6 and 140 क्वांटिटी। अब अगेन ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको आई बिलीव कि आपको कोई इसमें मसला नहीं होगा। दिस इज़ रियली द बेसिक स्टफ ऑफ मैथ कि कैसे पॉइंट्स को ज्वाइन करना होता है। जब प्राइस $4 है तो क्वांटिटी 160 है, तो 160 एंड 4 को आपने इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। इसका ज्वाइनिंग पॉइंट ये मिल गया, इसको डी का नाम दे दें। अब क्या करूँगा, मैं इन जो पॉइंट्स मुझे मिले ए बी सी डी, इनको एक लाइन के साथ मैं कनेक्ट करूँगा। जब एक मुझे लाइन मिल जाएगी तो इस लाइन का नाम होता है डिमांड कर्व। इस ग्राफ को नाम देते हैं डिमांड कर्व, जो कि नेगेटिवली स्लोप्ड है, इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है, नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है लेफ्ट से राइट को डाउनवर्ड स्लोप कर रहा हो तो उसे नेगेटिव स्लोप कहते हैं। आई बिलीव यू गॉट दिस पॉइंट। अगेन अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो आप चैट में लिख के प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। इस लॉ से हमें पता क्या चला, इस लॉ से हमें पता चला कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। अब ये इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है, ये भी मैथ का बेसिकली बेसिक रूल है मैथ का। इनवर्स रिलेशनशिप होता क्या है, देखिए इनवर्स रिलेशनशिप होता है कि जब दो वेरिएबल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, इफ वन वेरिएबल डिक्रीजेस द अदर विल इंक्रीज। नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है जब दो वैल्यूज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो। अब यहाँ पे देखिए प्राइस जब नीचे जा रही है तो क्वांटिटी डिमांड ऊपर जा रही है। ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप। और जब प्राइस ऊपर जा रही है तो क्वांटिटी डिमांड नीचे आ रही है, तो ये भी इनवर्स रिलेशनशिप है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। ऐसे रिलेशनशिप को इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं या फिर इसको नेगेटिव रिलेशनशिप कहते हैं। वी कॉल इट नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप। अच्छा देखें बेटा हमने किया क्या यहाँ पे, हमारे पास हमने जस्ट ये वैल्यूज प्लॉट किए हैं। जैसे हम अज्यूम करें कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस $10 है तो हम उस प्रोडक्ट के 100 क्वांटिटी परचेज कर लेते हैं, सही। और अगर उसकी प्राइस कम होती है, लेट्स से ये चॉकलेट की बात हो रही है, अगर 10 की एक चॉकलेट है तो आप 100 चॉकलेट्स बाय कर लेते हैं। ठीक है, क्यों 100 बाय कर लेंगे, क्योंकि 1000 रुपीज सपोज करें आपके पास इनकम थी। अब अगर प्राइस कम होती है $8 पे या ₹8 पे आ जाती है तो आप कितनी चॉकलेट्स बाय करें, 120 बाय करें, क्योंकि आप प्राइस सस्ती होगी आप ज़्यादा बाय कर सकते हैं। प्राइस और कम हुई आप और ज़्यादा खरीद सकते हैं, प्राइस और कम हुई आप और ज़्यादा खरीद सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप आई बिलीव टेबल में, आई बिलीव कि आपको ज़्यादा मसला नहीं होगा। अगर है तो इशू मुझे बता दें इसको समझने में। इज़ इट फाइन, टेबल जो है टेबल तक फाइन है, आपको कोई इशू तो नहीं है? ओके, अब मैं आता हूँ। अब ये हमारे पास डायग्राम किस तरह से बनी है। सो डायग्राम जस्ट इन्हीं वैल्यूज को रिफ्लेक्ट कर रही है। सो व्हाट आई डिड इज कि मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना शुरू किया। जब प्राइस 10 है तो क्वांटिटी 100 है, 10 और 100 को ज्वाइन करना है। सबसे पहला काम तो मैंने ये किया, वाई पे मैंने प्राइस प्लॉट की और प्राइसेस मेरे पास क्या थी, सबसे लोएस्ट प्राइस 4 थी। 4 मैंने ये वाली प्राइस इधर प्लॉट कर दी, फिर 6 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 10 हो गई। ये वैल्यूज जस्ट ये उठा के मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस पे डाल दी। नाउ व्हाट आई डिड इज कि मैंने क्वांटिटीज एक्स पे प्लॉट की। 100 थी, 120 थी, 140 थी, 160 थी। तो 100 यहाँ पे आ गया, 120, 140, 160 ये मैंने प्लॉट कर दिया। अब मैंने क्या करना है, इन्हीं पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हेन प्राइस इज $10, क्वांटिटी इज 100,
So I selected quantity 100 and selected price 10, और price 10 और quantity 100 को जब मैंने ज्वाइन किया इन दो पॉइंट्स को, तो इनका ज्वाइनिंग पॉइंट मुझे मिला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट। अब नेक्स्ट क्या है, प्राइस जब आपके पास $8 होगी है तो क्वांटिटी इज 120, तो मैंने फिर 8 और 120 को ज्वाइन किया। जब 8 और 120 को ज्वाइन किया तो फिर मुझे एक और पॉइंट मिल गया, दैट इज पॉइंट बी। इसी तरह से जब प्राइस 6 है तो क्वांटिटी 140 है, तो 40 और 6 को मैंने अगेन ज्वाइन कर लिया, तो ये मेरे पास पॉइंट सी मिल गया। जब प्राइस 4 है तो क्वांटिटी 160 है, 4 और 160 को जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे एक और पॉइंट मिल गया, ये वाला डी पॉइंट। अब इनको ए बी सी डी पॉइंट्स को जब मैंने इस तरह से एक लाइन के साथ कनेक्ट किया, सो लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको नज़र आ जाए। तो ये जब मैंने इन पॉइंट्स को कनेक्ट किया तो मुझे एक लाइन मिल गई। इस लाइन को डिमांड कर्व बोलते हैं, ठीक है। सो डिमांड कर्व, इकोनॉमिक्स में कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो उसको कर्व ही बोलते हैं, अगरचे वो स्ट्रेट लाइन ही क्यों ना हो, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स में जैसे मैथ में होता है ना, कर्व्स इस तरह के होते हैं, ये कर्व्स होते हैं, इस तरह के कर्व्स होते हैं। यहाँ पे वो सीन नहीं है, यहाँ पे सिंपली कोई भी ग्राफ होगा तो उसको हम नाम देते हैं, कर्व का नाम देते हैं। जैनब, इज इट क्लियर नाउ बेटा, ग्राफ और टेबल आपको? हाँ जी, ओके, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सेट्रस पारिबस। सेट्रस पारिबस बेसिकली वो अजम्पशंस होती हैं या वो फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कांस्टेंट रख के बात कर रहे होते हैं। ये लॉ ये कह रहा था कि प्राइस अगर कम होगी तभी लोग क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा करेंगे, यानी ज़्यादा लोग खरीदेंगे प्रोडक्ट्स को। लेकिन रियल लाइफ में ज़रूरी तो नहीं होता कि सिर्फ प्राइस ही हो जो डिमांड को अफेक्ट कर रही हो। देर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स एज वेल दैट अफेक्ट द डिमांड। सपोज पहला फैक्टर इज इनकम, राइट। सो जब हम लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करते हैं वी अज्यूम कि देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, इनकम को आय से लेट से मैं शो कर रहा हूँ, इनकम अगर बढ़ जाती है तो आपको क्या लगता है डिमांड लोगों की बढ़ेगी या कम होगी? डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि जब इनकम ज़्यादा होती है, लाइक आपके पास पहले 100 रुपीज़ थे, अब 200 रुपीज़ हैं, तो अब आप ज़्यादा खरीद सकते हैं। आप वेट नहीं करेंगे कि प्राइस कम हो फिर आप ज़्यादा खरीदें। सो व्हेन इनकम इंक्रीजेज डिमांड विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज बिकॉज नाउ परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर्स हैज इंक्रीज। परचेसिंग पावर का मतलब है कि वो कितनी गुड्स बाय कर सकते हैं, जितनी इनकम ज़्यादा होगी उतनी गुड्स ज़्यादा बाय कर सकते हैं। अब अगर इनकम कम हो जाए तो फिर क्या होगा? अब प्राइस बेशक कम भी होगी तब भी लोगों की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि उनके पास इनकम ही कम है। सो एरो की को जेन में रखें कि जब एरो की अपवर्ड जा रहा है तो इट मीन इट इज शोइंग इंक्रीज। इनकम इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होगी, इनकम डिक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होगी। और ये नेचुरल सी बात है, जब हमारे पास पैसे ही कम है तो हम खरीदेंगे भी कम। इनकम हमारे पास ज़्यादा होगी, पैसे हमारे पास ज़्यादा होंगे तो डिमांड भी हम ज़्यादा करेंगे। दूसरी क्या चीज़ है? दूसरी चीज़ होती है टेस्ट एंड ट्रेंड्स, ठीक है। टेस्ट एंड ट्रेंड्स एक मेन फैक्टर होता है, टेस्ट एंड ट्रेंड्स कि ऐसी चीज़ें, अच्छा राइटिंग की बजाय मेरी आवाज़ पे ज़्यादा फोकस करें, मे बी राइटिंग समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। टेस्ट एंड ट्रेंड्स या टेस्ट एंड फैशन आप लिख सकते हैं इसको। सो टेस्ट एंड ट्रेंड्स बहुत मैटर करता है। देखिए, लोग गुड्स प्राइसेस को देख के सिर्फ नहीं खरीद रहे होते, ये भी देख रहे होते हैं कि किस प्रोडक्ट का ट्रेंड है इस टाइम पे, किसका ट्रेंड नहीं है। अगर किसी भी चीज का टेस्ट एंड ट्रेंड इंक्रीज हो जाता है, टेस्ट एंड ट्रेंड्स अगर इंक्रीज हो जाता है तो लोग उसकी डिमांड भी बढ़ा देते हैं। सो इफ टेस्ट एंड ट्रेंड इंक्रीजेस देन डिमांड विल राइज। लेकिन अगर किसी चीज का टेस्ट या ट्रेंड या उसका फैशन डिक्रीज हो जाए तो लोग ऑटोमेटिकली उसको खरीदना कम कर देते हैं। जैसे पहले लाइक बटन्स वाले फोन होते थे, लोग हर कोई बटन्स वाले फोन खरीदता था और उन्हीं का ही ट्रेंड था, जाहिर है उसके बाद ऑप्शन भी नहीं थे लोगों के पास। लेकिन फिर स्मार्टफोन्स आ गए, टच स्क्रीन फोन्स आ गए, तो बटन्स वाले फ़ोन का ट्रेंड खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली उनकी डिमांड भी कम हो गई। सो टेस्ट एंड ट्रेंड इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स डिमांड इंस्टेड ऑफ लाइक प्राइस ओनली। उसके बाद तीसरी चीज़ है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से नंबर ऑफ कंज्यूमर्स डिटरमिन होते हैं कि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी एरिया में कितने लोग रहते हैं। इफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स विल राइज एंड डिमांड विल ऑटोमेटिकली राइज।
ठीक है, अगर लोग ही ज्यादा हो गए ओवरऑल किसी एरिया में, तो वहां पे गुड्स की डिमांड भी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर वहां से पॉपुलेशन माइग्रेट कर जाती है किसी दूसरे एरिया की तरफ, तो उस सर्टेन एरिया में जहां से लोग मूव करें, पॉपुलेशन इन दैट एरिया विल डिक्रीज, एंड व्हेन पॉपुलेशन डिक्रीजेस डिमांड विल ऑटोमेटिकली फॉल, क्योंकि लोग ही कम है। अब इसकी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे स्कूल की एग्जांपल हम ले लें। ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, ड्यूरिंग स्कूल आवर्स आपके पास जो कैंटीन है, जो वहाँ पे शॉप होती है, जो टक शॉप होती है, वहाँ पे डिमांड गुड्स की ज़्यादा होती है, ज़्यादा गुड्स सेल हो रही होती हैं उस शॉप के ऊपर। क्यों? क्योंकि डे टाइमिंग में वहाँ पे पॉपुलेशन होती है, स्टूडेंट्स आर देयर, पॉपुलेशन इज देयर इन दिस स्कूल। एंड आफ्टर द क्लोजिंग टाइम ऑफ द स्कूल, वहाँ से बच्चे सारे चले जाते हैं, टीचर्स चले जाते हैं, there is no one in the school or there are a few people in the school, so demand automatically goods की कम हो जाती है। कैंटीन से कुछ चीज़ें खरीदने वाला नहीं होता, या कम लोग होते हैं, जैसे कुछ स्टाफ के लोग अगर वहाँ पे हैं तो मे बी वो कुछ बाय कर लें। So population matters a lot for demand. So whenever population is high, demand will be high, and when population is low, demand will be low. Again मैंने स्कूल की एग्जांपल ली। इसी तरह से लाइक नदरन एरियाज की हिल स्टेशन की हम बात करें, तो ऑन हिल स्टेशन व्हाट हैपेंस इज ड्यूरिंग समर्स बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं, टूरिस्ट विजिट देयर, टूरिस्ट विजिट द हिल स्टेशन, और वहाँ पे पॉपुलेशन एकदम से इंक्रीज हो जाती है। एंड सिंस द पॉपुलेशन इज हाई, सो डिमांड विल आल्सो इंक्रीज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। वहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे फूड की डिमांड बढ़ जाती है, वहाँ पे जो होटल्स हैं, वहाँ पे अकोमोडेशन की डिमांड बढ़ जाती है, वहाँ पे जो फूड, बाकी जो ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, और भी जितनी सर्विसेज हैं, वो सारी टूरिस्ट गाइड की सर्विसेज हैं, वो सारी उन चीज़ों की डिमांड ओवरऑल बढ़ जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे विंटर स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ से लोग एग्जिट करना शुरू कर देते हैं दूसरे प्लेन एरियाज की तरफ, और वहाँ पे डिमांड ऑटोमेटिकली, चूंकि पॉपुलेशन कम होगी तो गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, और वही रेस्टोरेंट्स होंगे, चीज़ें सस्ती होंगी, बट स्टिल the prices are low but demand is also low. Restaurants will charge less, hotels will charge less, transportation facility will be cheaper, and everything may be cheaper but demand will be still low. I believe ये पॉइंट्स आपको समझ आ रहे हैं, जस्ट चैट में लिख के कंफर्म कर दें। जी, ये पॉइंट्स आपको समझ आ रहे हैं, प्लीज़ चैट में लिख के बता दीजिए। ओके, जी ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, पॉपुलेशन के अलावा है एडवर्टाइजमेंट, राइट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एडवर्टाइजमेंट। अब होता क्या है कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि जो sellers and they advertise their products a lot. So whenever advertisement increases, then demand will also increase, right? So if advertisement of a product decreases, then demand will also decrease. जैसे फूड पांडा की आप एग्जांपल ले लें, हम इंटरनेट पे, मोबाइल पे, कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी खोलते हैं तो हमें फूड पांडा का जो ऐड है वो नज़र आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फूड पांडा को पता है जब वो एडवर्टाइज करते हैं उनको एडिशनल कस्टमर्स मिल जाते हैं, और वो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी उनकी निकल आती है, एंड रेवेन्यू और प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। और कंज्यूमर्स का भी ये एटीट्यूड होता है कि उनको चीज़ दिख जाती है तो वो ऑर्डर भी कर लेते हैं। ठीक है, सो जब बिजनेस अपनी एडवर्टाइजमेंट को लो करते हैं, देन डिमांड डिक्रीजेस। सो दिस इज एन एग्जांपल, अ सिंपल एग्जांपल ऑफ फूड पाना, राइट? सो फूड पाना, when it advertises its product, then demand increases, and if it decreases advertisement, its demand decreases. इसके अलावा और क्या फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं प्राइस के अलावा? उसके अलावा लाइक डायरेक्ट टैक्स होता है, जिसे हम इनकम टैक्स भी कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो चीज़ों की डिमांड डायरेक्ट टैक्स पे भी डिपेंड कर रही होती है। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जो हमारी इनकम पे लग रहा होता है, जैसे सैलरी इनकम है। इसके अलावा भी होता है प्रॉपर्टी टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स, भी डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। कॉरपोरेशन टैक्स भी जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इनकम टैक्स की बात करें, इंडिविजुअल्स की बात हो रही है तो। सो देखिए, इनकम टैक्स वो अमाउंट होती है जो गवर्नमेंट टैक्स के तौर पे इनकम में से चार्ज करती है। जैसे स्कूल में से जो हमें सैलरीज मिलती हैं, उन सैलरी में से इनकम टैक्स ऑटोमेटिकली डिडक्ट होकर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को चला जाता है।
राइट। सो देखिए, अगर गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा चार्ज करेगी, इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा चार्ज करेगी, तो मेरी सैलरी में से ज़्यादा डिडक्शन हो जाएगी। सो एज अ रिजल्ट माई परचेजिंग पावर विल फॉल एंड आई विल बी एबल टू परचेज लेस क्वांटिटी, सो डिमांड विल डिक्रीज। इसी तरह से अगर डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट कम कर दे, लाइक मेरी सैलरी में से टैक्सेस कम डिडक्ट हों, तो ओवरऑल पैसे ज़्यादा मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे क्योंकि टैक्स कम पे किया होगा। तो एज अ रिजल्ट डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, ओवरऑल डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है, तो मेरा डिमांड भी मेरी अकॉर्डिंगली ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि नाउ माई परचेजिंग पावर इज़ हाई। इसी तरह से एक और फैक्टर होता है जो डिमांड को अफेक्ट कर सकता है, वो है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इंटरेस्ट इज बेसिकली द एडिशनल अमाउंट दैट वी हैव टू पे ऑन loans whenever we get loan from the financial institution, and it is a reward for saving as well. Like अगर मैं पैसे बैंक में सेव करूँगा, अपने अकाउंट में रखवाऊंगा, तो बैंक मुझे इंटरेस्ट पे करेगा, तो वो मेरे लिए रिवॉर्ड है या इनकम होगी। लेकिन अगर मैं बैंक से लोन लेता हूँ तो बैंक को मुझे पे करना होगा, आई हैव टू पे सम एडिशनल अमाउंट एज एन इंटरेस्ट। तो अब मुझे लगेगा कि मुझे अगर इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है तो मेरे लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। सो एज अ रिजल्ट मैं जो लोन है वो नहीं लूँगा, बैंक से ज़्यादा सेव करूँगा पैसे बैंक में, तो एज अ रिजल्ट मेरी डिमांड भी कम हो जाएगी। अगर लेट्स से कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, आई एम यूजिंग स्मॉल आई फॉर इंटरेस्ट, इफ इंटरेस्ट रेट गोज अप देन डिमांड विल गो डाउन बिकॉज लोग ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न करने के लिए बैंक में पैसे रखवा देंगे। और अगर इंटरेस्ट रेट लो होगा तो फिर लोग बैंक में पैसे नहीं रखवाएंगे, ज़्यादा खर्च कर देंगे, तो डिमांड बढ़ जाएगी। अब होता क्या है कि लाइक इंटरेस्ट लो है तो लोग क्या करेंगे, खर्च ज़्यादा करेंगे। अगर इंटरेस्ट हाई है तो लोग सेव ज़्यादा करेंगे। सेव का मतलब है पैसे बैंक में रखवा देना। जब पैसे बैंक में रखवा देंगे तो आप फिर खर्च कम करते हैं। उसके अलावा और क्या फैक्टर हो सकता है? और फैक्टर होता है जो डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो है प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स। प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स। अब ये अदर गुड्स क्या होती हैं? अदर गुड्स क्या होती हैं? अदर गुड्स दो तरह की होती हैं, एक को कहते हैं सब्स्टिट्यूट्स, सब्स्टिट्यूट्स, और एक को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है। सब्स्टिट्यूट्स ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं, जी मैं 6 पॉइंट दोबारा से समझा देता हूँ। सेवन्थ को पहले देख लें, सब्स्टिट्यूट्स के पे फोकस करें। अभी 7 पॉइंट में 6 दोबारा से समझा देता हूँ बेटा। प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स में हमारे पास दो तरह की गुड्स आती हैं, एक है सब्स्टिट्यूट्स और एक होती हैं कॉम्प्लीमेंट्स। सब्स्टिट्यूट्स क्या होती हैं? सब्स्टिट्यूट्स आर द प्रोडक्ट्स दैट कैन रिप्लेस ईच अदर। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक और बटर मिल्क हो गया, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं। या फिर सिंपल एग्जांपल लेना चाहें तो पेप्सी एंड कोक, ये भी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। पेप्सी और कोक हैं सब्स्टिट्यूट हैं। क्यों सब्स्टिट्यूट हैं? क्योंकि ये एक दूसरे को रिप्लेस कर सकती हैं। अगर आपको पेप्सी नहीं मिल रही तो कोक ले लें, कोक नहीं मिल रही तो पेप्सी ले लें, सो दे कैन रिप्लेस ईच अदर। अब क्या होगा कि पेप्सी की जो डिमांड है वो सिर्फ पेप्सी की प्राइस पे नहीं बल्कि कोक की प्राइस पे भी डिपेंड कर रही होती है। अगर कोक सस्ती होगी, अगर कोक की प्राइस कम हो जाएगी कोक की, तो पेप्सी की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? पेप्सी की डिमांड भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोक सस्ती है, तो प्रूडेंस क्या कहती है, अक्लमंदी क्या कहती है कि कोक खरीदें या पेप्सी खरीदें? तो कोक चूंकि सस्ती है तो लोग कोक खरीदेंगे ज़ाहिर है, तो कोक की डिमांड बढ़ेगी। ज़ाहिर है कोक और पेप्सी एक दूसरे की रिप्लेसमेंट है। जब कोक लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं तो पेप्सी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, तो पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होती हैं? कॉम्प्लीमेंट्स ऐसी दो प्रोडक्ट्स होती हैं जो एक दूसरे की जॉइंटली डिमांडेड होती हैं। जॉइंटली डिमांडेड, इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? जॉइंटली डिमांडेड गुड्स, दीज आर द गुड्स दैट आर जॉइंटली डिमांडेड। जॉइंटली डिमांडेड का क्या मतलब है? एक चीज खरीदी तो दूसरी खरीदना जरूरी है। इफ यू परचेज अ कार देन यू विल हैव टू परचेज द पेट्रोल एज वेल, राइट? सो पेट्रोल के बगैर तो आप कार चला नहीं सकते, सो दे आर जॉइंटली डिमांडेड। सो कार एंड पेट्रोल आर द कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच अदर। कार एंड पेट्रोल आर द कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच अदर। अब यहाँ पे मुझे बता सकते हैं आप लोग चैट में लिख के प्लीज, अगर कार की प्राइस कम हो जाए, इफ प्राइस ऑफ कार फॉल्स देन व्हाट विल हैपन टू द डिमांड फॉर पेट्रोल? जी थोड़ा सा चैट में लिख के बताइए आप लोग, इफ प्राइस ऑफ कार फॉल्स देन व्हाट विल हैपन टू द डिमांड फॉर पेट्रोल? डी मैं डिमांड के लिए यूज कर रहा हूँ।
डिमांड फॉर पेट्रोल विल इंक्रीज, फातिमा से डिमांड विल इंक्रीज, तो क्यों इंक्रीज करेगी बेटा? हम्म, ठीक है। सो प्राइस ऑफ कार जब कम है तो कार सस्ती हैं तो लोग ज़्यादा कार्स खरीदेंगे। जब ज़्यादा लोग कार्स खरीदेंगे तो उन्हें पेट्रोल भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि कार्स पेट्रोल के बगैर तो चलेगी नहीं। ठीक है, लेकिन आपके जहन में ये आ सकता है कि कार अगर पेट्रोल पे चलती नहीं है, डीजल पे चलती है, तो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट डीजल होगा। ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट पेट्रोल नहीं होगा। अगर कोई कार सीएनजी पे चलती है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो सीएनजी होगा, पेट्रोल नहीं होगा। ठीक है, सो जहन में रखें। ओके, सो अगर कार की प्राइस कम हुई तो डिमांड फॉर पेट्रोल विल इंक्रीज, राइट? सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। इट मीन्स के जो डिमांड फॉर पेट्रोल है दैट डज नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, रादर इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ कार्स एज वेल। अगर कार्स महंगी होती हैं तो पेट्रोल की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कार्स अगर एक्सपेंसिव होंगी तो कम लोग होंगे जो कार्स खरीद सकेंगे, सो एज अ रिजल्ट दे विल परचेज लेस पेट्रोल एज वेल, सो डिमांड फॉर पेट्रोल विल फॉल। वापस आता हूँ मैं पॉइंट नंबर 6 पे। जैनब, आई बिलीव अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इशू हो तो फिर चैट में लिख दें। 6 पॉइंट की तरफ आता हूँ, इसको ज़रा तवज्जो से सुन लें। इंटरेस्ट क्या होता है? देखिए, जब मैं बैंक से लोन लेने जाऊंगा, लेट्स से कि मुझे $100,000 का लोन चाहिए, $100,000 का लोन चाहिए, तो जब बैंक से मैं लोन लूंगा तो बैंक मुझे ये लोन तो दे देगा, लेकिन क्या बैंक कहेगा कि बस 1 साल बाद मुझे ये 100,000 वापस दे दें? नहीं, वो कहेगा मुझे 1 साल के बाद आपने 110,000 रुपीज डॉलर्स वापस करने। तो अब ये जो एडिशनल $10,000 मैंने देने हैं, 1 लाख से 1,10,000 मैंने देने हैं, तो 10,000 जो एक्स्ट्रा डॉलर्स देने हैं, ये मेरे लिए क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। अब अगर बैंक इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेगा तो क्या मैं बैंक से लोन लूंगा? बिल्कुल नहीं लूंगा, क्योंकि लोन लेना महंगा होगा। जैसे यहाँ पे 10,000 दे रहे, एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, अगर वो 50,000 एक्स्ट्रा मांग ले, बैंक के मैं 1 लाख दे रहा हूँ, 1,50,000 वापस करना, मैं कहूँगा नहीं भी, मैं तो बैंक से लोन नहीं लेता। एज अ रिजल्ट मेरे पास लोन के पैसे नहीं आएंगे, तो मैं डिमांड भी नहीं कर सकता, चीज़ें नहीं खरीद सकता। लेकिन दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट अगर लो होगा, जितना कम होगा उतना लोग ज़्यादा लोन्स लेंगे, जितना ज़्यादा लोन लेंगे स्पेंडिंग के लिए पैसे ज़्यादा होंगे, तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। आई बिलीव इट इज़ क्लियर नाउ। सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेसन एंड फॉर द सी यू टुमारो इंशाल्लाह ताला। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, आप लोग फिर इसके नोट्स बना लें, इसकी पीडीएफ भी भेज देता हूँ बेटा। ठीक है, सो सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।